नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के 25 सवाल कर लिए थे। आज आगे के सवालों के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा 26वां सवाल है, जय तथा विजय ने एक ही दुकान से एक ही प्रकार के कुछ पेन और विशेष पेंसिलें खरीदने के लिए समान धनराशि खर्च की। यानी कि जितने पैसे जय ने लगाए उतने ही पैसे विजय ने लगाए। यदि जय ने 3 पेन और 5 पेंसिलें और विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिलें खरीदी, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप ऑप्शन सुन लीजिए। पेंसिल का मूल्य पेन के मूल्य से अधिक है, पेंसिल और पेन के मूल्य बराबर है, पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से 2 गुना है, पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से 3 गुना है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले जो गिवन है हमें उसका यूज करके हम इस सवाल को करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अगर दोनों ने समान धनराशि खर्च की है तो अगर हम एक साइड जय ने जो खरीदा और एक साइड जो विजय ने खरीदा, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ने समान धनराशि खर्च कर रखी है। तो देखिए, जय ने 3 पेन और 5 पेंसिल खरीदी और विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिल खरीदी, तो ये बराबर हो जाएंगे। अब एक तरह से इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब पेन को आप एक साइड कर लीजिए और पेंसिल को एक तरफ कर लीजिए। तो मैं इधर करता हूं 3 पेन, ये वाले जो 2 पेन है ये यहां प्लस है, यहां माइनस हो जाएंगे, और ये हमारी 7 पेंसिल इधर है, और ये वाली जो 5 पेंसिल है इस तरफ आके माइनस हो जाएंगे। फिर हमारा आ जाएगा 1 पेन इज इक्वल टू 2 पेंसिल, यानी कि पेंसिल का जो मूल्य है वो, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। जो हमारा ऑप्शन डी है, पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से तिगुना है, ये भी सही नहीं है। और जो हमारा सी है वो है पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से 2 गुना है, ये सही है। यानी कि हमारा जो 1 पेन है वो 2 पेंसिलों के बराबर है, यानी पेन का मूल्य इससे डबल हो गया। तो हमारा आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन सी होगा, पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से 2 गुना है। तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, 4 संतरे, 6 आम और 8 सेबों की कुल कीमत 1 संतरा, 2 आम और 5 सेबों की कुल कीमत की 2 गुनी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो पहला कथन है 3 संतरे, 5 आम और 9 सेबों की कुल कीमत 4 संतरे, 6 आम और 8 सेबों के बराबर है। दूसरा कथन है 1 संतरा और 1 आम की कुल कीमत 1 सेब की कीमत के बराबर है। तो कौन सा कथन इसमें से सही हमें बताना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो क्या हमें दे रखा है? 4 संतरे, 6 आम और 8 सेब। 1 संतरा, 2 आम, 5 सेब। क्या कह रखा है कि 2 आम और 5 सेबों की कीमत की 2 गुनी, यानी कि ये 2 गुनी है। और ये बराबर कब होंगे? जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये है इसका 2 गुना। तो दोनों बराबर तभी होंगे जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो अब हम इसको खोल लेते हैं। ये हमारा आ गया 4 संतरे, 6 आम और 8 सेब। ये आ गया हमारा 2 संतरे, 4 आम, 10 सेब। तो यहां से हम क्या करेंगे? संतरे संतरों को ऐड कर देंगे, आम को और सेब को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए इक्वेशन हम करेंगे, यहाँ पे 4 संतरे हैं तो संतरों को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएंगे 4 संतरे, ये इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे -के
2 संतरे। यहाँ पे हमारे पास 6 आम है और उधर 4 आम है, तो ये 6 आम, ये 4 आम इधर आके माइनस के 4 आम हो जाएंगे, और ये हमारे 10 सेब हैं इधर, ये 8 सेब इधर प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो ये बचे हमारे 2 संतरे प्लस 2 आम इज इक्वल टू 2 सेब। तो यहां से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, यहां बचा हमारा 1 संतरा, यहां बचा आम, 1 आम और 1 संतरा, और ये है हमारे 2 सेब। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 1 संतरा प्लस 1 आम इज इक्वल टू 1 सेब। तो देखिए 1 संतरा और 1 आम, 1 संतरा और 1 आम की कुल कीमत 1 सेब की कीमत के बराबर है। तो दूसरा कथन तो हमारा सीधा सीधा सही हो गया, क्योंकि ये आंसर हमारा निकला है 1 संतरा प्लस 1 आम इज इक्वल टू 1 सेब। तो दूसरा कथन भी तो हमारा यही कह रहा है कि 1 संतरा और 1 आम की कुल कीमत 1 सेब की कीमत के बराबर है। तो हमारा दूसरा कथन तो सही हो गया। अब हम पहला कथन और चेक करेंगे कि क्या पहला कथन भी हमारा सही हो रहा है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है हमारा, इसको हम इस साइड करेंगे। पहला कथन है हमारा 3 संतरे, यहां लिख लेता हूं मैं, 3 संतरे 5 आम और 9 सेब। 9 सेब की कुल कीमत इनके बराबर है। तो 4 संतरे, 6 आम और 8 सेब। तो इसको भी हम एक तरफ कर लेते हैं। संतरे हमारे 5 आम और देखिए 9 सेब है हमारे इस तरफ, इधर हम सेब रख लेते हैं, और जो ये 8 सेब हैं ये प्लस के इधर आगे माइनस के हो जाएंगे। ये हमारे 4 संतरे इधर पहले से थे और 6 आम पहले से थे, इधर से हम 5 आम को माइनस कर देंगे और यहां से 3 संतरे माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई यहां तक। तो ये हमारा आया, 9 में से 1 गया, ये बचा हमारा 1 सेब इज इक्वल टू 4 संतरे माइनस 3 संतरे, ये बचा हमारा 1 संतरा, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, तो ये बचा हमारा 1 आम। तो देखिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा 1 सेब इज इक्वल टू 1 संतरा प्लस 1 आम, और यही हमारा यहाँ पे आया था। तो दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। अगला सवाल है x सप्ताह, x दिन, x घंटे, x मिनट और x सेकंड में कुल कितने सेकंड हैं। x वीक, x डे, x आवर्स, x मिनट एंड x सेकंड, इनमें कुल कितने सेकंड्स हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा x सप्ताह है और x दिन है, x घंटे हैं, x मिनट है और x सेकंड है। तो इसके अंदर कुल कितनी सेकंड है ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले आपको देखिए ये हमारी जो यूनिट है, यहाँ वीक है, यहाँ डे है, आवर है, ये मिनट है, हमें बताना है सेकंड्स में। तो सबसे पहले हमें इनको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें x सब में है, तो x को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारा बचा वीक, यहाँ डे, यहाँ आवर, यहाँ मिनट और सेकंड, ये हमारा बच गया। अब सबको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये वीक है, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप 7 दिन। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं,
24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। अब ये बन गए हमारी एक वीक की सेकंड, यानी एक वीक में कितनी सेकंड है, इतनी है। सबसे पहले एक वीक में 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया सेकंड के अंदर। अब है डे वाला, तो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हो गया हमारा दिन कन्वर्ट। और अब है हमारा घंटा, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये हो गई हमारी घंटे की सेकंड। उसके बाद मिनट, तो 1 मिनट में हमारी 60 सेकंड होती हैं, और ये हमारा सेकंड 1 है, यानी तो सेकंड की यूनिट है, तो 1 सेकंड 1 सेकंड के बराबर ही होती है। तो ये हो गई हमारी सेकंड्स में कन्वर्ट। बस आपको कुछ नहीं, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके x को साथ में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, और साथ में x चल ही रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, ये एक प्रतीक चिन्ह है क्रॉस का, तो क्रॉस प्लस 1 क्रॉस प्लस 5 क्रॉस प्लस क्रॉस क्रॉस प्लस क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1 क्रॉस क्रॉस में प्रतीक जो क्रॉस है वो किस अंक को दर्शाता है। तो ये जो क्रॉस का जो हमारा प्रतीक है ये किस अंक को दर्शाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसको, या तो आप इसी को कंटिन्यू कर लीजिए या फिर प्रतीक को आप कुछ मान लीजिए। मान लो मैं ये मानता हूं कि जो प्रतीक है वो x को दर्शाता है, तो इसमें जहां जहां क्रॉस है वहां मैं x लिख देता हूं। तो ये हो गया x प्लस 1x प्लस 5x प्लस x x प्लस x1 इज इक्वल टू 1x x। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि x x की आप मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो हमारे जो प्लेस होते हैं, जैसे कि ये एक सिंगल नंबर है, तो जो सिंगल नंबर हमारा होता है, तो जो हमारा x है ये है सिंगल प्लेस पे, तो सिंगल प्लेस में हम सेम वैल्यू लेते हैं, जो x का x रह जाएगा। ये डबल है हमारा, तो जो यूनिट है वो टेंस है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस x। यहां हमारा हो जाएगा 50 प्लस x, और ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस x। और यहाँ पे देखिए पहले पे x है, तो यहाँ पे हम करेंगे 10x प्लस 1, और ये हमारा 1, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100 प्लस, देखिए x है तो 10x प्लस x। तो ये इस तरह से एक्सपेंड होगा। दोबारा देख लीजिए, 1x है, तो देखिए यहाँ पे 1 है तो अकेला 10 लिखेंगे हम, यहाँ x है तो x आ जाएगा, यहाँ 5x है, तो ये देखिए टू डिजिट का नंबर बन गया। तो 2 डिजिट हमारा, देखिए 5 के साथ कोई भी कुछ आएगा तो 50 प्लस करके कुछ आएगा ना, तो 50 प्लस x आ जाएगा हमारा। यहाँ भी हमारा 2 अंकों का है, तो 2 अंक का अगर है तो 10x प्लस x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं पता है, तो 10x प्लस x आएगा। और यहाँ पे देखिए x है, तो ये ऐसे ही यहाँ पे 10x प्लस 1 है ही, और ऐसे ये 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट का जैसे हम करेंगे तो 100 प्लस कुछ आएगा, तो 100 प्लस 10x प्लस x, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x x वाले इसमें हम काउंट कर लेंगे, कितने हो गए x x वाले, देखिए 10 10 20 21 22 23 24, तो 24x और 50 60 और 1 61, 61 इज इक्वल टू, ये हमारा आया, ये अब दो, हाँ ठीक है, ये हमारा आ गया 100 प्लस 11x। तो यहां से हम माइनस कर लेंगे, हमारा इधर से हमारा 24x माइनस 11x इज इक्वल टू 100 माइनस 61, तो ये हमारा हो जाएगा
13x इज इक्वल टू 39 और x हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। ऑप्शन बी आपका आंसर। अगला सवाल है, एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। फटे हुए पन्ने पर कौन सी संख्याएं हैं? सबसे पहले स्टेटमेंट समझिए। कोई एक बुक है जिसके पन्ने सामान्य रूप से, यानी कि पहले पेज पे 1 नंबर है, जब फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5, जैसे कि पेज नंबर होते हैं, तो पेज नंबर लगे हुए हैं और 1 से प्रारंभ है। पुस्तिका से हमने बीच में से कहीं से भी एक पन्ना फाड़ लिया, तो कोई भी एक पन्ना फाड़ लिया तो याद रखिएगा कि 2 पेज नंबर हमारे जाएंगे। यानी कि अगर हम पेज नंबर 11 को फाड़ेंगे तो साथ में 12 भी फटेगा क्योंकि वो उसके बैक साइड में है। तो बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195। इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लो ऐसे नंबर वाइज वो लगे हुए हैं, तो हम ऐसे जोड़ेंगे, 1 में 2 करेंगे, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। इस तरीके से सारे पेजेस को हमने जोड़ना है और जो पन्ना हमने फाड़ा उसको निकाल दे अगर हम, तो बाकी जितने भी नंबर हमारे बच गए उन सबको जोड़ने पर हमारा जो योग आया वो आया 195। तो हमसे पूछा गया कि जो फटे हुए पन्ने पर कौन सी संख्याएं हैं, तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि उस बुक में कितने पन्ने होंगे, क्योंकि वो एक पेज छोड़ के हमारे पास सम है। तो सबसे पहले अगर हम लेट करें, मान लो अगर हम मान लेंगे भाई, माना पन्ने 20 होंगे, ये हम चेक कर रहे हैं बस। अगर मान लो पन्ने 20 हो तो 20 पन्नों का सम क्या होगा? तो हमें फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला हमें पता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो n हमारा 20 है, 20 इंटू 21, ये हमारा आ जाएगा 210, जो कि बड़ा है 195 से। तो हमें इससे एक जस्ट बड़ा चाहिए, तो हम पहले एक चेक करेंगे कि क्या 19 वाला भी इससे बड़ा आ रहा है। अगर 19 वाला इससे बड़ा आ रहा है तो हम बोलेंगे, पहले हम चेक करेंगे। तो 19 वाला अगर हम चेक करें तो ये हमारा आ जाएगा 190, लेकिन ये तो 195 से छोटा है, यानी कि इतने पन्ने तो नहीं हो सकते, जो कि एक पेज तो हम फाड़ ही चुके हैं, फिर भी 19 पेज तो नहीं हो सकते। तो हमारे पेज कितने होंगे? हम मान लेंगे कि पेज 20 थे, और 20 अगर पेज थे तो उनका जो सम है वो टोटल है 210, और एक पेज फाड़ने के बाद हमारा सम बचा 195। तो अब कितना हमारा मिस है? इनमें से अगर हम माइनस करें 210 माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा 15। यानी कि जो पेज हमने फाड़े हैं ना, उन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 15 आएगा। सीधा सीधा आप यहां से भी इसका आंसर निकाल सकते हो सीधा सीधा। देखिए 5 और 6 11 नहीं हो सकता, 7 8 15 हाँ ये हो सकता है, 10 19 11 और 12 ये भी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ ही गया यहाँ से 7 और 8। लेकिन फिर भी अगर आपको इसका ट्रेडिशनल मेथड चेक करना कि भाई कैसे चेक करें हम, तो मान लो हमने जो पेज फाड़े वो था x और x प्लस 1, क्योंकि अगर हम पेज नंबर 7 फाड़ेंगे या फिर 5 फाड़ेंगे तो अगला क्या होएगा? 5 प्लस 1 6 होएगा। तो अगर हम x को फाड़ेंगे तो अगला x प्लस 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा। और दोनों का सम क्या है? 15। 15 क्यों है? 15 इसीलिए है क्योंकि बच ही हमारा 15 रहा है, क्योंकि 195 तो बचे हुए हमारे पास, 15 ही जो बचा हुआ है ना 210 में से माइनस करेंगे तो हम, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो यहां से हमारा आया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 15, और 2x इज इक्वल टू, ये 1 माइनस हो गया 14, यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई 7। तो x 7 आ गया, x प्लस 1 क्या आ जाएगा? 8। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, यहां से भी 7 और 8 ही आया। बाकी यहां से भी हम पता लगा सकते थे सीधा सीधा कि भाई 15 आ रहा था
तो देख लो कौन से का सम 15 आ रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, माना कि A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्याएं हैं जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाता है। यानी कि जितने भी हैं ये ABCDEF, यानी कि इनकी प्लेस पे जो नंबर आएगा वो 3 से बड़ा होगा और यूनिक होगा। यानी कि अगर यहाँ ए की जगह 4 आ गया ना, तो और किसी की भी वैल्यू 4 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखनी है। यदि संख्याओं का योग 15,902 है तो ए और डी के मानों के बीच क्या अंतर है। यानी कि सबसे पहले हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए, फिर दोनों का हम अंतर करेंगे, यानी डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, ये 4 ऑप्शन है, यहां से हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। तो A3BC और DE2F, यहां पे जो आपका अंतर है वो है ये जो योग है इनका वो ये है। यहां पे आपको ध्यान रखना है, देखिए जो ये वर्ण है प्रत्येक जो अल्फाबेट है इनकी वैल्यू 3 से बड़ी है। तो मान लो मैं इनको अगर सम करूं मैं इनका, तो ये 6 से तो बड़ा ही आएगा। 6 से बड़ा क्या हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं इनकी वैल्यू 9 और 8 भी लूं तो भी 17 आती है, और 17 आएगी तो यहाँ पे 7 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 12 है इट मीन्स इन दोनों का सम 12 है। यहां से अगर हम लिखे तो C प्लस F इज इक्वल टू 12, तभी यहां पे 2 आया और एक कैरी गई इधर, और यहां से हम क्या कह देंगे 1 जो कैरी गई थी, B प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे क्या आ सकता है। देखिए यहां पे भी B जो है 3 से बड़ा आएगा। अगर मैं यहां पे B को बड़ी से बड़ी वैल्यू 9 भी ले लूं तो भी सम 11 बनता है। 11 तो नहीं बना है, 0 है यहाँ पे। 0 का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम 10 आ सकता है, तो यहाँ पे 10 आया होगा, इट मीन्स यहाँ पे 10 है। और फिर से यहाँ पे कैरी गया है, यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B प्लस 3 इज इक्वल टू 10, और B इज इक्वल टू यहाँ से 3 उधर जाके हमारा माइनस, B की वैल्यू हमारी आ गई 7। ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस E इज इक्वल टू, यहां पे हमारा आया 9, तो इसको हम 9 9 एज इट इज लिख देंगे 9, क्योंकि 9 ही आ सकता है यहाँ पे मैक्सिमम। क्योंकि अगर 19 हम इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप 19 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 9 ही आया है। तो यहां से हम लिखेंगे E प्लस 4 इज इक्वल टू 9 और E इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमने E की वैल्यू 5 निकाल दी, और A और D जो है हमारा A प्लस D इज इक्वल टू 15। इसका मतलब दो ऐसे नंबर है जिनका सम 15 है। तो ऐसे नंबर निकालिए आप। सबसे पहले हमारे पास देखिए ये 4 वैल्यू है जो हमें नहीं पता, बाकी हमें वैल्यू पता लग गई है। देखिए यहाँ पे हम देखें 3 तो वैल्यू हो नहीं सकती, 4 से देखिए अगर हम मान लो हम इसको 4 लें तो 4 में कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे 12 बने, 8 बनता है। तो 4 और 8 मान लो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि 4 और 8 होंगे, एक बार के लिए हम मान लेते हैं 4 और 8 हो सकते हैं। अगर हम यहां करें 15, तो 15 किसको ऐड करने के बाद हमारा 15 आएगा, 8 और 7 15, वो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे 8 आ चुका है। यहां पे कैसी वैल्यू आएगी, अगर हम 9 और 6 को लें, 9 6 9 और 6 15, और रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी वैल्यू 9 और 6 हो और 4 8 हो, यानी कि हमारी CF की वैल्यू भी हमें पता चल गई और AD की वैल्यू पता लग गई 9 और 6। और 9 और 6 को अगर हम घटाएंगे तो सीधा सीधा हमारा 3 आंसर आ जाता है, तो ये अंतर आ जाएगा 3। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इनमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चारों को एक बार हम सरल वे में लिख लेते हैं। 1/2 है, ये अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 6। यहां पर भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, 4 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ 3 की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ 6 की पावर 2 हो जाएगी। तब आप इसको आसानी से बता सकते हो, 2 की पावर 6 आपकी होती है 64,
और 4 की पावर 3 आपकी होती है 64, 3 की पावर 4 आपकी होती है 81, ये आपकी होती है 36। तो सबसे बड़ी बतानी है आपको, इसमें दिख ही गया होगा, सी आपका आंसर है 81। अगला सवाल है, प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स के ऐसे कितने युग्म हैं यानी पेयर्स हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 यानी 63 है। हमें नेचुरल नंबर्स के वो पेयर्स बताने हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करें और दोनों का डिफरेंस लें तो 63 आएगा। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? तो पेयर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना जो हमारी संख्याएं हैं वो x और y है। तो क्या कह रहा है ये, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 63। इनके पेयर्स हमें बताने कितने बनेंगे। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 63। यहां पे हम क्या करेंगे, 63 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। यहां हमारे निकलेंगे 3 से जाएगा, तो ये हमारे आगे यहां पे आ गया। तो अगर हम इसको यहां पे लिखें तो ये हमारे बन जाएंगे। तो आपको इन्हीं में से पेयर्स बना बना के लिखने हैं। जैसे कि मैं पहला पेयर लिखूं, बस इन्हीं में से बनाने हैं सीधा सीधा। देखो कोई भी नंबर हो वो खुद और 1 ये तो होगा ही होगा। अब आप मल्टीप्लाई करके ऐसे पेयर बनाते जाइए, बस इन्हीं में से मल्टीप्लाई कर करके। जैसे मैंने बोला इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सबकी तो 63 हमारा आएगा और 1 साथ में हम लिख सकते हैं। फिर आप मल्टीप्लाई करते जाइए और बनाते जाइए। जैसे कि मैं बनाऊं, यहाँ पे मेरा बनेगा 7 या 21, 21 और 3, ये मेरा बन जाएगा। उसके बाद और मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पे मैं कर सकता हूं 3 या 9 और 7। देखिए रिपीट नहीं होना चाहिए। तो और कोई नंबर ऐसा बन नहीं रहा है कि आप लिख सकते हो, देखना रिपीट नहीं हो सकते, हम 3 को दोबारा नहीं लिख सकते। तो इन्हीं में से मल्टीप्लाई कर करके हमने ये जोड़े बना दिए 3। तो 3 हमारे बन गए हैं पेयर, और कोई ऐसा बन नहीं सकता। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपका ये x है वो ग्रेटर देन y है, तभी हम अंतर करेंगे, ये बात का ध्यान रखना है। तो और कोई बन नहीं रहा है, 3 ही बने हैं बस हमारे, 3 ही पेयर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए। अब आप लोग यहाँ पे एक बात कंफ्यूज हो सकते हो कि आप इनका स्क्वायर करके और माइनस करोगे, आपका 63 कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये इनके पेयर बने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको सोल्व करके निकालोगे तब बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक हिंट देके आपको बता देता हूं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, पहला पेयर है हमारा, तो सभी पेयर्स को आपको ऐसे लिखना है, एक बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसके इक्वल आया है, ना कि इनका आप अंतर करोगे स्क्वायर करके, बात का ध्यान रखिएगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 63 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो दो इक्वेशन हमारी बन गई। यहां पे आप इनको सोल्व कर लीजिए, y से y कैंसिल हुआ आपका, 2x इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 64, और यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी x की 32 आएगी, और ये आपकी x की वैल्यू आप इनमें से किसी में भी रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। वो आपके दो नंबर आए हैं। अब आप दोनों नंबरों का स्क्वायर करना और माइनस करना, आपका अंतर आएगा 63। तो हर पेयर के साथ आपको ऐसे ही करना है, तब जाके 63 आएगा। लेकिन हमसे तो सिर्फ पेयर पूछे थे, तो पेयर हमारे ये आ गए, 3 पेयर है, अंतर आप निकालो, ऐसे निकाल सकते हो। अगला सवाल है, एक अंक n ग्रेटर देन 3 भाज्य है 3 से लेकिन 6 से भाज्य नहीं है, निम्न में से कौन सा एक 4 से भाज्य है? इसका मतलब है कोई एक नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, वो 3 से तो भाग हो सकता है,
लेकिन 6 से भाग नहीं हो सकता। तो निम्न में से कौन सा एक 4 से भाज्य है? तो ऐसा कोई एक नंबर आप ढूंढिए जो 3 से बड़ा हो और 3 से भाज्य हो और 6 से भाज्य ना हो। मान लो मैं नंबर लू 4, 4 से 3 से भाग नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। 6 अगर मैं लू तो 6 से भाग हो सकता है, ऐसा नंबर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि 6 3 से तो भाग हो सकता है लेकिन 6 से होएगा, तो वो 6 से नहीं होना चाहिए। 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 9 मैं देखू 3 से भाग हो जाएगा लेकिन 6 से नहीं होगा, तो ऐसा ही नंबर हमें चाहिए। लेकिन जो 9 है हमारा वो 3 से बड़ा भी है, 3 से भाग भी हो सकता है, 6 से भाग नहीं हो सकता। तो जो हमारी कंडीशन दे रखी थी वो पूरी हो रही है। अब 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कौन सा 4 से भाज्य, यानी n की वैल्यू हमें पता लग गई 9 है, तो इनमें n की वैल्यू बराबर बारी बारी हम डाल के देखेंगे। पहला है 2n 18, तो 18 4 से भाग नहीं हो सकता, 4 से बताना याद रखना है, इनमें से कौन सा 4 से भाग होएगा। 3 इंटू 9 27 भी 4 से भाग नहीं हो सकता। सी देखते हम, 2 गुणा 9 जमा 4 18 और 22 भी 4 से भाग नहीं हो सकता। डी देखते हैं हम, 27 जमा 1 28, 28 4 से भाग हो सकता है, तो 28 4 से भाग हो जाएगा, तो हमारा जो डी है वो 4 से भाज्य है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार 40 किलोग्राम है, यदि वह 1/3 भरा हुआ है यानी 1/3, तो इसका भार 20 किलोग्राम हो जाता है। खाली बर्तन का भार क्या है? तो हमें खाली बर्तन का भार इसमें निकालना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, माना खाली बर्तन का भार, माना पानी का भार, पानी का भी मान लेते हैं, हमारा y किलोग्राम है। तो जब वो पानी से भरा होता है तो जो हमारा भार होता है वो 40 किलोग्राम है, यानी कि खाली बर्तन अगर हम उसको पानी से भर दिया तो भार हो गया 40। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद है, यदि वह 1/3 भरा हो यानी 1/3, इसका मतलब है उसमें जो पानी है वो 1/3 है, यानी कि खाली बर्तन तो वैसा का वैसा है, पानी हमारा 1/3 है, यानी कि y को 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर भार इसका हो जाएगा 20 किलोग्राम। तो ये 2 इक्वेशन आपके सामने बन गई हैं। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे सीधा सीधा। यहां से अगर हम सोल्व करें तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं दोनों को आपस में, तो यहां से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा y माइनस y/3 इज इक्वल टू 20, 40 माइनस 20 20 आ गया हमारा। तो यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, 3y माइनस y/3 इज इक्वल टू 20, 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से हमारा आ गया 3y माइनस y इज इक्वल टू 60, ये 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आया हमारा 2y इज इक्वल टू 60 और y आया हमारा 30। तो हमारा क्या आया, पानी का भार आ गया हमारा 30 आ गया। तो यहां से आप सीधा सीधा 30 इसमें रख दीजिए, x प्लस 30 इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो x आपका 10 किलोग्राम आंसर आ गया। आप रखने की भी जरूरत नहीं थी, जब हमें टोटल भार पता है 40 है, उसमें से हमारा खाली पानी का भार 30 है, तो हमारा 10 ही बचा, तो खाली बर्तन का भार हमारा 10 किलोग्राम आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले सवाल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हम हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।